गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसके पहले भी हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 5वां सेट है। तो जो बच्चे ये चारों वीडियो नहीं देखे हैं वो इन वीडियो को भी देख लें। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पंच द्वारा, सेकंड ऑप्शन है सरपंच द्वारा, थर्ड ऑप्शन है ग्राम सभा द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है सरकार द्वारा। तो ग्राम सचिव या इसी को ग्राम सेविका भी कहते हैं, ग्राम सचिव या ग्राम सेविका। इसकी नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम उन्हीं को ग्राम सचिव के पद पे नियुक्त किया जाता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है समवर्ती सूची, सेकंड ऑप्शन है केंद्रीय सूची, थर्ड ऑप्शन है राज्य सूची, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? आप लोगों को याद होगा इसके पहले भी। तो पंचायती राज विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो फर्स्ट ऑप्शन है जेबी कृपलानी, सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन है सरदार पटेल। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये किसका सुझाव हो सकता है? हम लोगों को पता है कि महात्मा गांधी का कहना था कि अगर जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। यानी कि देश का विकास करना हो तो इसके लिए ग्राम का विकास करना जरूरी है। महात्मा गांधी के द्वारा ये भी कहा गया था कि ग्रामीण स्तर पर भी प्रशासनिक तथा राजनैतिक व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए और यह जो पंचायती राज नामांकन है यह भी इसका भी सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, यानी कि सुझाव का ही परिणाम था। तो ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का ही परिणाम था। तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के गठन के लिए संविधान के किस भाग ने निर्देशित किया है? तो आप लोगों को पता होगा कि भाग 4 हमारा क्या है? भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है और जिसमें है अनुच्छेद 40। क्या है? अनुच्छेद 40 है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि अनुच्छेद 40 में क्या है। तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ही अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। तो यहाँ पर भी वही पूछा था, संविधान के गठन के लिए संविधान के किस भाग ने निर्देशित किया है? तो भाग 4 के अनुच्छेद 40 द्वारा निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 32, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 40, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 36 एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ग्राम सभा, सेकेंड ऑप्शन है ग्राम परिषद, थर्ड ऑप्शन है पंचायत, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला ग्राम सभा को मानी जाती है। किसको मानी जाती है? ग्राम सभा को मानी जाती है। आप लोगों को पता भी होगा कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? जिनका निर्वाचन सूची में नाम हो वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्यों की आयु अगर देखी जाए तो आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन हो जाने चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 1 मंथ, सेकेंड ऑप्शन है 3 माह, थर्ड ऑप्शन है 6 माह एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 ईयर। तो पंचायत भंग होने के 6 महीने के अंदर ही निर्वाचन संपन्न हो जाने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो स्थानीय शासन में न्याय पंचायत के बारे में भी बताया गया है। स्थानीय शासन में किसके बारे में बताया गया है? न्याय पंचायत के बारे में भी बताया गया है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वैधानिक स्थिति, सेकेंड ऑप्शन है कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय नियंत्रण, फोर्थ ऑप्शन है राज्य का नियंत्रण। तो स्थानीय शासन केंद्र के नियंत्रण के अधीन नहीं आता है, यानी कि केंद्र से टोटली फ्री रहता है या स्वतंत्र रहता है। जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, राज्य का नियंत्रण होता है, उसके पास न्याय पंचायत की भी क्षमता होती है, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की भी शक्ति होती है स्थानीय स्वशासन के पास। लेकिन स्थानीय शासन पर किसी भी प्रकार का केंद्रीय नियंत्रण नहीं रहता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? केंद्रीय नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल कितनी संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 57,705 है। कितनी है? तो 57,705 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस समिति की अनुस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो किस समिति की अनुस्तुति पर पंचायती राज लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता उसके अध्यक्ष थे। जिस समिति की अनुस्तुति पे पंचायती राज्य को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। ग्राम सभा की बैठक की गढ़पूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? इसका मतलब यही है कि ग्राम सभा का बैठक कितने सदस्य मौजूद हों तब उसकी बैठक की जा सकती है, बैठक की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ऐसे कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए बैठक की प्रक्रिया का शुभारंभ करने के लिए? तो अगर ग्राम सभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/5 सदस्य उस बैठक में मौजूद हैं तो बैठक प्रारंभ हो सकती है या किया जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ग्राम सभा की बैठक की गढ़पूर्ति के लिए न्यूनतम 1/5 सदस्यों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा के उपस्थित, जो उस समय ग्राम सभा में उपस्थित हों और मतदान करने वाले सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए? जैसे ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में प्रेजेंट टाइम में उपस्थित और जो भी सदस्य है उपस्थित भी है और मतदान भी कर सकते हैं, तो कितने सदस्य मतदान करें कि ग्राम सभा को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके? तो 1/3 सदस्य अगर उपस्थित मतदान करने वाले 1/3 सदस्यों के द्वारा मत पारित हो जाए तो ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रारंभ किया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की सामान्यतः 2 बैठक होनी चाहिए। एक बैठक खरीफ फसल के बाद, दूसरी रबी फसल के बाद, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की जो भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है जिला पंचायत अधिकारी, सेकेंड ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, थर्ड ऑप्शन है क्षेत्र पंचायत अधिकारी, फोर्थ ऑप्शन है ग्राम सभा का प्रधान। तो कभी भी जब ग्राम सभा की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता ग्राम सभा के प्रधान के द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा का प्रधान हो जाएगा आंसर। इसे एक बार और भी समझ सकते हैं। ग्राम सभा की सामान्यतः 2 बैठक होती हैं।
सामान्यतः 2 बैठक होती हैं, वैसे 4 बैठक तक भी हो सकती है और 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा की सामान्यतः 2 बैठक होनी चाहिए, एक बैठक खरीफ फसल के बाद, दूसरी बैठक रबी फसल के बाद, और इसकी अध्यक्षता ग्राम सभा के प्रधान के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? तो यह राज्य विधानमंडल के पास यह शक्ति रहती है। किसके पास यह शक्ति है? तो राज्य विधानमंडल के पास यह शक्ति है कि वह राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? फर्स्ट ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग, सेकेंड ऑप्शन है केंद्रीय चुनाव आयोग, थर्ड ऑप्शन है कलेक्टर एवं राज्य चुनाव आयोग, और फोर्थ ऑप्शन है राज्य सरकार। तो पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। राज्य चुनाव आयोग ही हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच की नियुक्ति कौन करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है नियत प्राधिकारी, सेकेंड ऑप्शन है जिला पंचायत अध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन है पंच, फोर्थ ऑप्शन है क्षेत्र पंचायत प्रमुख। तो सरपंच की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सरपंच की नियुक्ति पंचों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पंचों के द्वारा की जाती है। तो पंच ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच, सहायक सरपंच तथा सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो पंच, सहायक सरपंच तथा सरपंच अपना त्याग पत्र नियत प्राधिकारी को देते हैं। किसे देते हैं? तो नियत प्राधिकारी को देते हैं। कौन देता है? पंच, सहायक सरपंच तथा सरपंच अपने त्याग पत्र नियत प्राधिकारी को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन करता है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जब भी चुनाव कंडक्ट करवाया जाता है तो उस समय उस चुनाव के सुपरवाइजर कौन होते हैं? तो उस चुनाव के सुपरवाइजर ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है जिला पंचायत अधिकारी, सेकेंड ऑप्शन है जिला चुनाव अधिकारी, थर्ड ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी जिले में राज्य निर्वाचन आयोग किसके द्वारा चुनाव कंडक्ट करवाया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, और इसके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के रूप में प्रधान तथा सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट करता है। जो भी चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं उनका सुपरवाइजर जिला मजिस्ट्रेट होता है या सुपरविजन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? किस सूची में पूछा गया है? किस क्षेत्र में पूछा गया है? तो अनुसूचित क्षेत्र में पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है सरपंच करता है, सेकेंड ऑप्शन है उप सरपंच करता है, थर्ड ऑप्शन है उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या बन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना गया हो। कभी भी अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस समय ग्राम सभा द्वारा चुना गया अनुसूचित जनजाति ही करता है। जो उस समय उपस्थित अनुसूचित जनजाति हो उसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया? 1955 से पहले न्याय पंचायत का नाम न्याय पंचायत ना होकर पंचायत अदालत थी। क्या थी? तो पंचायत अदालत थी। लेकिन 1955 के बाद पंचायत अदालत का नाम बदलकर न्याय पंचायत रख दिया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1995 इसका आंसर बन जाएगा कि 1995
के बाद पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत रख दिया गया था। वर्ष 1975 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे समितियों की गठन समितियों ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया। होता क्या है, आप लोगों को मैं बताई थी कि इसकी शुरुआत अगर बलवंत राय मेहता समिति का देखा जाए तो 1977 में बलवंत राय मेहता, कब 1957 में बलवंत राय मेहता अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव देती है। इसके बाद ये भी मैं आप लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1957-58 में फिर से किस समिति का गठन होता है? तो 1900 इसके बाद होती है अशोक मेहता समिति की गठन। अशोक मेहता समिति की गठन भी 1957 में होती है। 1958 में अशोक मेहता समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 1958, यहाँ मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, एक सेकेंड। 1957-58 था या 1966? हाँ, 57 में उसका होता है और 58 में वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। फिर 1975 में होता है GVK राव समिति का। 1976 में होता है राजीव गांधी के द्वारा किया जाता है LM सिंघवी समिति का गठन किया जाता है। 1975 में GVK राव समिति का गठन किया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। वर्ष 1975 में योजना आयोग द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? GVK राव समिति का गठन। तो योजना आयोग, पेन चेंज कर लेते हैं, योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वैसे तो मैं इसका आंसर ही बता चुकी हूँ कि GVK राव समिति का गठन किया जाता है। अब नेक्स्ट है 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया जाता है? तो GVK राव समिति का गठन 1975 में जब योजना आयोग के द्वारा की जाती है तो GVK राव समिति के द्वारा ही जो पंचायती राज का सुझाव दिया जाता है वो 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा कि GVK राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। और 4 स्तरीय पंचायती राज किस राज्य में लागू था? तो वह पश्चिम बंगाल में लागू भी था। पश्चिम बंगाल में लागू था। ये भी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही है? तो यह बात भी GVK राव समिति के द्वारा ही कही गई थी। GVK राव समिति ने ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, अनुसूचित जनजाति होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात GVK राव समिति के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ घास की संज्ञा दी थी? किस पंचायती राज समिति ने इसे बिना जड़ घास की संज्ञा दी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है बलवंत राय मेहता समिति, सेकेंड ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है LM सिंघवी समिति, चौथा ऑप्शन है GVK राव समिति। तो बिना जड़ घास की संज्ञा भी GVK राव समिति के द्वारा ही दी गई थी। GVK राव समिति ने ही पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण पंचायती राज को बिना जड़ घास की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी द्वारा पंचायतों के दिशा सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो
इस समिति का गठन किस समिति का गठन किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है बलवंत राय मेहता समिति, सेकेंड ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, थर्ड ऑप्शन है LM सिंघवी समिति, GVK राव। समिति का गठन कौन किया था? तो योजना आयोग ने किया था। किसने किया था? योजना आयोग के द्वारा किया गया था। योजना आयोग कब किया था? तो 1975 में किया था। LM सिंघवी समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसी का गठन राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। किस सन में किया गया था? तो 1976 में किया गया था। किस सन में किया गया था? तो यह 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी LM सिंघवी समिति की सिफारिश है? तो LM सिंघवी ने क्या क्या सिफारिश की थी? तो गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? न्याय पंचायत बननी चाहिए। दूसरा क्या था? पंचायती राज सभाओं के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से पूरे भारत में लागू नहीं हो पा रहा था और इसका बस एक ही उपाय था कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए तो वह अपने आप पूरे भारत में लागू हो सकता है। इसीलिए LM सिंघवी समिति के द्वारा पंचायती राज सभाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही गई थी। थर्ड है ग्राम पंचायत के लिए अधिक वित्तीय साधन, तो इसकी भी बात LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 4 बन जाएगा, उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि LM सिंघवी ने न्याय पंचायत बनने की बात भी की थी। LM सिंघवी ने पंचायती राज सभाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात की थी और LM सिंघवी के द्वारा वित्तीय संसाधन की भी बात कही गई थी। तो हमारा आंसर बन जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? तो आप लोगों को पता है कि LM सिंघवी ने संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था और साथ में इसके बाद आते हैं PK थुगन समिति, जिन्होंने भी संवैधानिक संशोधन की बात कही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात की है? तो ये हमारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि LM सिंघवी के द्वारा संवैधानिक संशोधन, LM सिंघवी के द्वारा ही संवैधानिक रूप से मान्यता देने की भी बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, LM सिंघवी समिति के पश्चात किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बताई हूं, तो आप लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? तो बलवंत राय। ये क्या था? सिंघवी समिति के बाद, LM सिंघवी समिति के बाद संवैधानिक दर्जा देने की बात PK थुगन समिति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो PK थुगन समिति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, PK थुगन समिति में पंचायती संस्थाओं से संबंधित सुझाव दिए थे। तो पंचायती संस्थाओं से संबंधित सुझाव जो PK थुगन समिति के द्वारा दिया जाता है, जैसे आज पंचायती राज संस्था किस विषय, किस सूची का विषय है? पंचायती राज संस्था किस सूची का विषय है? आप लोग बताएंगे पंचायती राज संस्था किस सूची का विषय है? तो प्रेजेंट में पंचायती राज संस्था राज्य सूची का विषय है, लेकिन जो PK थुगन थे उन्होंने पंचायती राज संस्था को राज्य सूची का विषय ना कहकर इन्होंने सुझाव दिया था कि पंचायती राज संस्था संघ सूची का विषय बने। किसका विषय बने? संघ सूची का विषय बने। ये PK थुगन के द्वारा
सुझाव दिया गया था। साथ में संवैधानिक दर्जा देने की बात भी पीके थुगन के द्वारा की ही गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचायती राज समिति को पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था? तो अशोक मेहता समिति को किसके लिए नियुक्त किया गया था? तो इनके द्वारा 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का सुझाव दिया जाता है। पीके थुगन ने क्या कहा था? पीके थुगन ने क्या कहा था आप लोगों को पता है? इन्होंने संवैधानिक दर्जा की बात कही थी, संवैधानिक दर्जा की बात कही थी। और साथ ही में पीके थुगन ने क्या कहा था कि इसे संघ सूची का विषय होना चाहिए। GV.K. राव ने कितने स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था? तो GV.K. राव द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज्य का सुझाव दिया गया था। 4 स्तरीय पंचायती राज्य का सुझाव GV.K. राव द्वारा दिया गया था। अब के सनातन समिति की नियुक्ति की जाती है वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए। के सनातन समिति की नियुक्ति किस लिए की जाती है? तो पंचायती राज्य संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए के सनातन समिति का गठन किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति इसका गठन किया जाता है? तो इसका गठन किया कब जाता है? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया जाता है? तो इसका गठन 1957 में किया जाता है। इसके बाद आता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसके गठन में मुझे कंफ्यूजन हो गया था बट अब मुझे फिर से याद आ गया। 1977 में इसका गठन किया जाता है और 1978 में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके बाद आता है GV.K. राव समिति। इसके बाद आता है GV.K. राव समिति। V.K. राव समिति, इसका गठन किया जाता है 1985 में और इसके बाद 1986 में गठन किया जाता है। 1986 में गठन किया जाता है आप लोगों के LM सिंघवी समिति के। किसका? LM सिंघवी समिति का गठन कब किया जाता है? तो LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया जाता है, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। बलवंत राय मेहता के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, अशोक मेहता के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, GV.K. राव के बारे में इस वीडियो में और LM सिंघवी समिति के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो जहाँ पे मैं अशोक मेहता के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूज होकर 57-58 बता रही थी, वहाँ पे 57-58 नहीं बल्कि 77 और 78 था। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करके रखिए जिससे आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसा कि आप लोगों को पता है 27 अप्रैल को पेपर है, तो पेपर से पहले मैं सारे जितने भी टॉपिक हैं सबके MCQ फॉर्म सॉल्व करवा दूंगी। धन्यवाद।